बहू, अब समझ आया ये सारा जहर बुआ जी का उगला है। घर का माहौल आज बड़ा बोझिल सा हो रहा था। कांता जी कई दिनों से ये बदलाव महसूस तो कर रही थी कि दोनों बहुएं आपस में ना तो बात कर रही हैं और ना ही पहले की तरह घर के कामों में खुशी खुशी सहयोग ही कर रही हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। आज जब उनके पति शंकर दयाल जी अपने दोनों बेटों के साथ अपनी अपनी दुकान पर निकल गए तो कांता जी ने दोनों बहुओं को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सीधे बोली, कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों खिंची खिंची सी रहती हो, ना ही आपस में बात करती हो। आखिर बात क्या है? क्या कोई तनाव तुम्हें परेशान कर रहा है या कोई और बात है? तुम दोनों आज अपनी मन की बात मुझसे कह डालो। और दोनों बहुओं के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। कई दिनों से दिल में एक गुब्बारा लिए घूम रही दोनों बहुओं को जैसे ही प्यार भरा स्पर्श मिला वैसे ही बड़ी बहू के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोली, माँ जी, आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा मान दिया है। शादी करके जब ससुराल में कदम रखा तो बड़ी घबराहट थी कि कैसे होगा सब। मुझे तो घर के कामों और खाना बनाने का भी अंदाजा नहीं था, पर आपने मुझे प्यार से सब कुछ सिखाया। लेकिन साल भर से छोटी बहू के आ जाने से आपने मुझे रसोई के कार्यों से दूर ही कर दिया। क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? कांता जी को हंसी आ गई और वो कुछ बोलती उससे पहले छोटी बहू मोटी मोटी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ जी, जब से मैं ससुराल आई हूँ तभी से देख रही हूँ आपने बड़ी भाभी को बाहर का सारा काम संभालने की जिम्मेवारी दी हुई है। बाजार का, अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का, कहीं भी जाना हो तो दीदी गाड़ी लेकर तैयार रहती है। माना कि ससुर जी, जेठ जी और मेरे पति देव सुबह के निकले देर रात तक ही घर पर आ पाते हैं और ऐसे में हम महिलाओं की ही जिम्मेवारी बनती है घर और बाहर दोनों जगह के कामों देखने की। लेकिन दीदी को सिर्फ बाहर का और मुझे सिर्फ घर का काम ही देखना, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? ओह, तो ये बात है, कांता जी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, अब ये बताओ, भेदभाव वाली बात तुम दोनों के दिमाग में कैसे आई भला? कांता जी ने पूछा, जबकि ये दोनों काम को करने में अभी हफ्ता भर पहले तक तो तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। जी माँ जी, मुझे तो बुआ जी ने बोला था कि बड़ी बहू क्यों सारा दिन बाहर के कामों में खुद को उलझाए रखती हो। धूप हो, बारिश हो या कड़ाके का ठंड तुम्हें लगती रहती है। बड़ी बहू बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही बुआ जी ने बोला था। छोटी बहू, क्यों सारा दिन रसोई घर के कामों में उलझी रहती हो? बड़ी बहू को देखो, सारा दिन बाहर रहती है और उसे कोई कुछ नहीं कहता। अब समझ आया, ये सारा जहर बुआ जी का उगला है। कांता जी बोली, 5 बेटों की माँ कलावती बुआ की कभी भी अपनी बहुओं से नहीं बनी। 2-2 महीनों के लिए अपने 5 बेटों बहुओं के साथ बारी बारी से रहती थी, पर जिस बेटे के पास रहती उसका जीना मुहाल कर देती। फिर चाहे वो कितनी भी सेवा कर ले, पर बुआ जी को तो अपनी आदत से मजबूर थी और अभी कुछ दिन पहले ही कांता जी के यहाँ रहकर गई हैं। छोटे बेटे की शादी मैं नहीं आ पाई तो अब 10 दिन रहकर हफ्ते भर पहले ही अपने घर लौटी है। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक कांता जी की दोनों बहुओं के बीच जहर घोल गई और उसी का नतीजा था कि दोनों बहुओं को ये लग रहा है कि उनकी सास उनके साथ भेदभाव करती है। कांता जी ने दोनों को अपने पास बिठाया और बोली, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। बड़ी बहू की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। इसे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने इसे सभी कामों में परफेक्ट बनाया। पूरे घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन बाहर के कामों के लिए इसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। मैंने जोर देकर गाड़ी चलाना सिखाया, पर इसका डर कम ही नहीं होता था। उसके बाद तुम घर की छोटी बहू बनकर आई तो तुम बाहर के सब कामों में निपुण निकली।
कुछ भी परेशानी हो या काम होता फटाक से गाड़ी निकालती और काम कर आती, पर तुम्हारा हाथ रसोई के कामों में तंग था। मैंने भी तभी एक फैसला लिया कि जो जिस काम में कमतर है उसे उसी काम में लगाया जाए, ताकि मेरी दोनों बहुएं किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकें। और उसके लिए लगातार प्रयत्न बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बड़ी बहू का डर निकालने के लिए उसे सारे बाहर के काम सौंपे और छोटी बहू तुम्हें रसोई के कामों में इसीलिए लगाया ताकि तुम्हारा रसोई का डर कम हो सके। और मेरा यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। आज तुम दोनों घर हो या बाहर, दोनों जगह के काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। पर बुआ जी को शायद यही बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी दोनों बहुएं हर काम में निपुण कैसे हैं और हम तीनों की इतनी अच्छी खासी कैसे बनती है। तो उन्होंने अपनी जुबान में शहद लपेटकर तुम दोनों के ही दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भर दिया। मेरी बच्चियों, ये संसार हितोषी लोगों से कम और कपटी लोगों से अधिक भरा है। इनकी बातों को दिमाग में बिठाने से पहले आपस में बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करना। चुप रहने से रिश्तों में दूरियां आती हैं, इसीलिए बात करके मन का मैल साफ कर लेना चाहिए। दोनों बहुओं को बात समझ में आ गई थी। दोनों ने अपनी सास के पैर छुए और दुआ करी कि भगवान सभी को ऐसी ही सुलझी और सुंदर विचारों वाली सास दे। तभी बहू बड़ी बोली, छोटी, आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम जरा बाहर से गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी ले आओ। और दोनों की हंसी से कांता जी का घर फिर से गुलजार हो गया। समधन जी ने आज मेरा घर बिखरने से बचा लिया। रत्ना, नाश्ता लग गया है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। रवि ने अपनी पत्नी को कहा। क्या आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है? उसके पिता बोले। रवि की माँ बोली, रवि, तुम अपना और रत्ना का नाश्ता कमरे में ही ले जाओ, आराम से वहीं खा लेगी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यह कहकर मालिनी ने बहू बेटे का नाश्ता लगाकर दे दिया। क्या बात है मालिनी, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि रत्ना में कुछ बदलाव सा हो गया है। ना ठीक से बात करती है और ना ही तुम्हारे साथ रसोई में हाथ बटाती। सतीश जी बोले, जमाना बहुत बदल गया है जी, आप लड़की को नहीं माँ बाप को ताल में बिठाना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, जहाँ दो बर्तन होते हैं खटकते तो हैं ही। सतीश जी कुछ नहीं बोले। उन्हें मालूम था कि मालिनी बहुत समझदार है। कैसी भी स्थिति हो वह कोई ना कोई तरकीब निकालकर सब ठीक कर ही लेती हैं। रविवार का दिन था, काम वाली भी छुट्टी पर है। यह सोचकर मालिनी ने मन ही मन निर्णय किया कि रवि के सामने पेशकश रखेंगी कि रत्ना और पोते आरव के साथ घूम फिर आए, तभी लंच भी बाहर कर ले। 11 बजे तक सारा कार्य समाप्त कर मालिनी रवि के कमरे में आई तो देखा रवि अपने फोन में लगा है और रत्ना बेड पर मुंह फुलाए बैठी है। कैसी तबीयत है बेटा, कुछ खाया? मालिनी ने सहज रूप से कहा। रवि, छुट्टी का दिन है बेटा, रत्ना और आरव को बाहर घुमा फिरा ला। यही तो दिन है जब आरव के साथ तुम समय बिता सकते हो। एक बार बच्चा बड़ी क्लास में आ गया तो चाहकर भी नहीं जा पाते। पर माँ, रत्ना की तबीयत ठीक नहीं, रवि बोला। मालिनी ने वातावरण को हल्का बनाने के इरादे से कहा, भाई तेरी पत्नी है, अब मनाना तो तुम्हें आना चाहिए। देखती हूँ तुम्हारे पापा ने आरव का होमवर्क
करवा दिया होगा, उसे भी तैयार कर देती हूँ। थोड़ी देर में रवि, रत्ना और आरव चले गए। मालिनी ने स्वयं को आश्वस्त किया कि रत्ना को कुछ नहीं हुआ, वह केवल अपनी ओर ध्यान खींच रही है या अपना अलग घर खरीदने की रट दोहरा रही है। रत्ना हमेशा इस तरह का व्यवहार करती मानो रवि पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं है। करीब 2 महीने बाद रत्ना के मम्मी पापा आरव के जन्मदिन पर उनके यहाँ आए। मालिनी और सतीश जी हर साल आरव के जन्मदिन पर सुबह शांति हवन अवश्य करवाते थे। इस वर्ष मालिनी ने अपने समधी समधन को विशेष रूप से स्वयं आमंत्रित किया कि वो हवन के समय अवश्य आए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि रत्ना को केवल हवन के लिए 2-3 घंटे की छुट्टी मिल सकी। हवन संपन्न होने के पश्चात रत्ना जल्दी जल्दी में ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचकर उसने फोन करके अपने माता पिता से कहा कि शाम को पार्टी के लिए दोबारा आ जाना, अब घर जाकर आराम करें। जब मालिनी ने यह बात सुनी तो वो बोली, यह भी तो आप ही का घर है, आप क्यों बार बार आना जाना करेंगी? दिन का काम हो गया है, बाकी का काम चंपा निपटाएगी। बड़ी मुश्किल से तो पास बैठकर गपशप करने का मौका मिला है। मालिनी के मनोहार पर दोनों वहीं रुक गए। शाम के लिए रवि और रत्ना ने पार्टी का आयोजन घर के लॉन में ही किया था। खाना वगैरह सब बाहर से मंगवाया था, इसीलिए मालिनी और सतीश निश्चिंत बैठे बात कर रहे थे। 5 बजे रवि और रत्ना आ गए। अपनी मम्मी पापा को देख रत्ना हैरान हो बोली, आप दोनों सुबह से यही हैं? मैंने राजेश को फोन कर कहा था कि आप दोनों को ले जाएं। मालिनी के साथ पूरा दिन रह रत्ना की मम्मी का संकोच समाप्त हो गया था। बेटी की बात सुन वो बोली, तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे एक फोन पर राजेश हमें लेने आ जाएगा? अब तो राजेश पर केवल सीमा का अधिकार है। माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते भी भूल चुका है। ऐसा अधिकार जमाती है कि वो माँ भी न जमाए। जिसने 9 महीने पेट में रखा, रात रात भर जाकर खून पसीना एक कर अपने सीने से लगाए रखा, वो न जाने भावुकता में क्या क्या बता गई और अंत में उनकी आंखों में आंसू बहने लगी। मालिनी ने उन्हें चुप कराया, फिर बड़ी कुशलता से रत्ना की मम्मी का ध्यान किसी दूसरे विषय की ओर ले गई। बहुत अच्छी तरह पार्टी समाप्त हुई और सभी मेहमान आरव को आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन उठी तो देखा कि रत्ना चाय की ट्रे हाथ में पकड़े उनका इंतजार कर रही थी। चलिए मम्मी, आज बाहर लॉन में चाय पीते हैं, मुझे ऑफिस लेट जाना है। मालिनी महसूस कर रही थी कि हर वक्त तुम पर मेरा अधिकार है कहने और सोचने वाली रत्ना कह रही है, रवि तुम पर मेरे साथ साथ अलग अलग रूपों में परिवार के हर सदस्य का अधिकार है। मालिनी ने मन ही मन अपनी ईश्वर और संतन का आभार प्रकट किया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।